कार्लोस घोसन की व्यावसायिक दुनिया में तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने उसे बहुत ध्यान और कई दुश्मन दिए। हालांकि उन्होंने रेनो और निसान को सफलता दिलाई, लेकिन उनकी शाही जीवन शैली ने आलोचनाओं और संदेहों को जन्म दिया। उन्हें शानदार जीवन जीने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। निजी जेट, याच, अभी तक न जारी की गई लग्जरी कारें, जो कुछ भी वह चाहते थे वह उनके पास था। लेकिन जापान में इस तरह का भव्य जीवन स्वीकार्य नहीं था। जापानी संस्कृति में व्यवसायी अपने भव्य जीवन शैली का दिखावा नहीं करते, और यही कारण था कि निसान के कई अधिकारियों ने उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन असली झटका तब लगा 19 नवंबर 2018 को, जब घोसन को टोक्यो में उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह फ्रांस से आए थे। जब उनका विमान टोक्यो हवाई अड्डे पर उतरा तो जापानी पुलिस ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने उन पर वित्तीय धोखाधड़ी, निसान के धन का दुरुपयोग और कर चोरी का आरोप लगाया। कार्लोस घोसन को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब हो रहा है, लेकिन इससे भी बुरा अब भी बाकी था। सबसे चौंकाने वाली बात केवल उनकी गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि यह कि जिस कंपनी को उन्होंने बचाया था उसी ने उन्हें धोखा दिया। निसान ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें उनकी तत्काल बर्खास्तगी की घोषणा की गई और उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया। अचानक वह निसान के उद्धारकर्ता से जापान में सबसे अधिक नफरत किए गए व्यक्ति बन गए। कार्लोस घोसन को कोसोगे जेल की एकांत कोठरी में डाल दिया गया। परिस्थितियां भयावह थीं। एक छोटी सी कोठरी, साधारण खाना और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। पूछताछ अंतहीन थी और अभियोजक उन्हें ऐसे अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे जिनका वह दावा कर रहे थे कि उन्होंने कभी नहीं किया। इस बीच निसान ने उनकी छवि नष्ट करने का काम किया। हर दिन जापानी समाचार चैनल और अखबार उनके खिलाफ नए आरोप प्रकाशित करते थे। सबसे बेतुके आरोपों में से एक यह था कि उन्होंने रेनो निसान की वर्षगांठ समारोह के लिए कंपनी के पैसे का उपयोग किया। लेकिन यह समारोह एक आधिकारिक कार्यक्रम था जिसे कंपनी ने स्वयं मंजूरी दी थी। 3 महीने जेल में बिताने के बाद घोसन ने आखिरकार $10 मिलियन की जमानत देकर बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की। लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद उन्हें फिर से नए आरोपों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 15 और दिन जेल में बिताने पड़े, इससे पहले कि उन्हें नजरबंदी में रखा गया। नजरबंदी की शर्तें बेहद सख्त थीं। वह शहर से बाहर नहीं जा सकते थे। वह अपनी पत्नी से बिना अनुमति के बात नहीं कर सकते थे। उनके घर में निगरानी कैमरे लगे थे और उनकी सभी कॉल रिकॉर्ड की जा रही थीं। उस समय घोसन ने समझा कि जापान में उन्हें कभी निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। यदि वह बचना चाहते थे तो उन्हें भागना ही होगा। कार्लोस घोसन अच्छी तरह जानते थे कि जापान से भागना लगभग असंभव था। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे, उनका घर सख्त निगरानी में था और उनका चेहरा पूरे देश में पहचाना जाता था। लेकिन फिर उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक को एक गुप्त कॉल की, और वह कॉल उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगी। उस दोस्त ने माइकल टेलर से संपर्क किया, जो अमेरिका की विशेष बलों के एक पूर्व सैनिक थे और गुप्त अभियानों और लोगों को छिपाने में माहिर थे। उसका मिशन कार्लोस घोसन को जापान से निकालना, बिना किसी को संदेह हुए। टेलर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और इतिहास में सबसे साहसी भागने की योजना बनाने में जुट गए। कई हफ्तों की योजना के बाद टेलर को ओसाका हवाई अड्डे की सुरक्षा में एक बड़ी खामी मिली। बड़े संगीत वाद्य यंत्रों के बक्से एक्स-रे स्कैनरों से नहीं गुजरते थे। उन्होंने योजना बनाई, कार्लोस घोसन को एक ऐसे बॉक्स में रखा जाएगा और उन्हें एक निजी विमान से बाहर निकाला जाएगा। 29 दिसंबर 2019 को घोसन एक बड़े बॉक्स में छिप गए और उन्हें एक निजी विमान तक पहुंचा दिया गया। निरीक्षकों ने बॉक्स को नहीं खोला और विमान ओसाका से इस्तांबुल, तुर्की के लिए उड़ान भर गया। वहां से उन्होंने एक और विमान लिया जो उन्हें लेबनान ले गया, उनके गृह देश, जहां लोगों ने उन्हें
एक नायक के रूप में स्वागत किया। कार्लोस घोसन की व्यावसायिक दुनिया में तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने उसे बहुत ध्यान और कई दुश्मन दिए। हालांकि उन्होंने रेनो और निसान को सफलता दिलाई, लेकिन उनकी शाही जीवन शैली ने आलोचनाओं और संदेहों को जन्म दिया। उन्हें शानदार जीवन जीने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। निजी जेट, याच, अभी तक न जारी की गई लग्जरी कारें, जो कुछ भी वह चाहते थे वह उनके पास था। लेकिन जापान में इस तरह का भव्य जीवन स्वीकार्य नहीं था। जापानी संस्कृति में व्यवसायी अपने भव्य जीवन शैली का दिखावा नहीं करते, और यही कारण था कि निसान के कई अधिकारियों ने उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन असली झटका तब लगा 19 नवंबर 2018 को, जब घोसन को टोक्यो में उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह फ्रांस से आए थे। जब उनका विमान टोक्यो हवाई अड्डे पर उतरा तो जापानी पुलिस ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने उन पर वित्तीय धोखाधड़ी, निसान के धन का दुरुपयोग और कर चोरी का आरोप लगाया। कार्लोस घोसन को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब हो रहा है, लेकिन इससे भी बुरा अभी बाकी था। सबसे चौंकाने वाली बात केवल उनकी गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि यह कि जिस कंपनी को उन्होंने बचाया था उसी ने उन्हें धोखा दिया। निसान ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें उनकी तत्काल बर्खास्तगी की घोषणा की गई और उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया। अचानक वह निसान के उद्धारकर्ता से जापान में सबसे अधिक नफरत किए गए व्यक्ति बन गए। कार्लोस घोसन को कोसोगे जेल की एकांत कोठरी में डाल दिया गया। परिस्थितियां भयावह थीं। एक छोटी सी कोठरी, साधारण खाना और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। पूछताछ अंतहीन थी और अभियोजक उन्हें ऐसे अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे जिनका वह दावा कर रहे थे कि उन्होंने कभी नहीं किया। इस बीच निसान ने उनकी छवि नष्ट करने का काम किया। हर दिन जापानी समाचार चैनल और अखबार उनके खिलाफ नए आरोप प्रकाशित करते थे। सबसे बेतुके आरोपों में से एक यह था कि उन्होंने रेनो निसान की वर्षगांठ समारोह के लिए कंपनी के पैसे का उपयोग किया। लेकिन यह समारोह एक आधिकारिक कार्यक्रम था जिसे कंपनी ने स्वयं मंजूरी दी थी। 3 महीने जेल में बिताने के बाद घोसन ने आखिरकार $10 मिलियन की जमानत देकर बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की। लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद उन्हें फिर से नए आरोपों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 15 और दिन जेल में बिताने पड़े, इससे पहले कि उन्हें नजरबंदी में रखा गया। नजरबंदी की शर्तें बेहद सख्त थीं। वह शहर से बाहर नहीं जा सकते थे। वह अपनी पत्नी से बिना अनुमति के बात नहीं कर सकते थे। उनके घर में निगरानी कैमरे लगे थे और उनकी सभी कॉल रिकॉर्ड की जा रही थीं। उस समय घोसन ने समझा कि जापान में उन्हें कभी निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। यदि वह बचना चाहते थे तो उन्हें भागना ही होगा। कार्लोस घोसन अच्छी तरह जानते थे कि जापान से भागना लगभग असंभव था। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे, उनका घर सख्त निगरानी में था और उनका चेहरा पूरे देश में पहचाना जाता था। लेकिन फिर उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक को एक गुप्त कॉल की और वह कॉल उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगी। उस दोस्त ने माइकल टेलर से संपर्क किया, जो अमेरिका की विशेष बलों के एक पूर्व सैनिक थे और गुप्त अभियानों और लोगों को छिपाने में माहिर थे। उसका मिशन कार्लोस घोसन को जापान से निकालना, बिना किसी को संदेह हुए। टेलर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और इतिहास में सबसे साहसी भागने की योजना बनाने में जुट गए। कई हफ्तों की योजना के बाद टेलर को ओसाका हवाई अड्डे की सुरक्षा में एक बड़ी खामी मिली। बड़े संगीत वाद्य यंत्रों के बक्से एक्सरे स्कैनरों से नहीं गुजरते थे। उन्होंने योजना बनाई, कार्लोस घोसन को एक ऐसे बॉक्स में रखा जाएगा और उन्हें एक निजी विमान से बाहर निकाला जाएगा। El 29 de diciembre de 2019, Gosen se escondió en una de esas cajas y fue transportado hasta un avión privado. Los inspectores no revisaron el contenido y el avión despegó de Osaka con rumbo a Estambul, Turquía. Desde allí, abordó otro vuelo con destino a Líbano, su país natal, donde fue recibido como un héroe.
जब कार्लोस घोसन के भागने की खबर सार्वजनिक हुई तो पूरी दुनिया चौंक गई। जापान बेहद नाराज था और उन्होंने इंटरपोल से उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया। लेकिन लेबनान का जापान के साथ कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है, जिसका अर्थ है कि घोसन आज भी स्वतंत्र हैं। अब सवाल यह है, क्या उन्हें कभी पकड़ा जाएगा या वह अपनी बाकी जिंदगी एक भगोड़े की तरह बिताएंगे? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं। अगर आपको सामग्री पसंद आई हो तो हमें लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन देना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि अगली कड़ी के लिए कौन सी कहानी उपयुक्त होगी, ताकि हम उसे आपके लिए सुना सकें।